किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पिछले वीडियो में हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था बीज के बारे में कि फसल कैसी कैसी होती हैं। आज आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं बीज के बारे में कि आलू का बीज कैसे पैदा किया जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक मीन खेत में आलू का बीज कैसे तैयार करें, बढ़िया क्वालिटी का आलू का बीज हम लोग कैसे तैयार करें। तो सीड प्लॉट टेक्निक के मेन जो है 7-8 पॉइंट हैं। अगर 7-8 पॉइंट पे हम गौर करेंगे तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का बीज हम पैदा कर सकते हैं। तो सीड प्लॉट टेक्निक में पहला पॉइंट है स्टार्ट विद गुड क्वालिटी सीड। तो गुड क्वालिटी सीड मीन अच्छी क्वालिटी का सीड ही जब आपको नहीं होगा तो आपकी सीड प्लॉट क्या करेगी। तो गुड क्वालिटी सीड भी आप अपना खुद पैदा कर सकते हैं, हमने पिछले में बताया था। अब हम आपको बताते हैं कि आपने वो बीज खरीद लिया या तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से या CPRI से या किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी से। दूसरा है कि फिर आपके पास बीज तो बढ़िया मिल गया आपको, तो उसको उगाएं कैसे, कहाँ उगाएं। तो सबसे पहले है कि भाई क्षेत्र का चुनाव। हर क्षेत्र में हम बढ़िया क्वालिटी का बीज उत्पादित नहीं कर सकते, लेकिन आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में हम बहुत बढ़िया क्वालिटी का बीज पैदा कर सकते हैं। अब आता है आपका खेत का चुनाव। तो खेत में थोड़ी सी मिट्टी जो है आलू के लिए ठीक हो, या तो दोमट हो या थोड़ी बलुई दोमट हो, प्लस उस मिट्टी में कोई भी ट्यूबर एंड सोइल बोर्न डिजीज ना हो, मीन कंद जनित और मिट्टी जनित रोग ना आते हों। जैसे उसमें आती है आपकी चित्ती, काली चित्ती, और आपकी आती है चेचक, ये ना आते हों। प्लस उसमें जब हम क्रॉप रोटेशन होता है तो उसमें हमेशा आप आलू ना लें। अगर आलू भी ले रहे हैं तो आलू से पहले सोलेनेसियस फैमिली की क्रॉप जैसे बैंगन, मिर्ची, टमाटर ये ना लें, सूरजमुखी ना लें, क्योंकि उससे क्या होता है काली चित्ती या जो सॉइल बोर्न डिजीजेज हैं वो ज़्यादा आती हैं। तो खेत आपका ये हो गया, रोटेशन आपका ये हो गया। फिर आपका आता है कि हेल्दी सीड के बाद में प्री स्प्राउटेड सीड कोल्ड स्टोर से आप जो है 7-8 दिन पहले निकाल लें। 7-8 दिन पहले निकालने से क्या होता है कि आपका उतना ही मतलब समझ लीजिए कि खेत में आपने बो दिया, टेम्परेचर आपके ऊपर आ जाएंगे, स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब बढ़िया तरीके से चीटिंग आ जाए या स्प्राउटिंग आ जाए फिर उस बीज को आप खेत में लगाएं। चौथा उसमें होता है रोगिंग, कि आप उसमें जो है बढ़िया तरीके से रोगिंग करें। तो पहले हमारी बुवाई आ गई, प्री स्प्राउटेड सीड हमने निकाल लिया। दूसरा हम कि टाइम से बुवाई करें, क्योंकि आलू की फसल में, बीज फसल में टाइम से बुवाई करना तो उचित है ही, उससे ज़्यादा उचित होता है कि टाइमली हम पत्ते काटें, उसके डंठल काटें। और डंठल काटने का हमारा एक निश्चित समय होता है। हम दिन नहीं गिनने चाहिए कि हमारी फसल अभी 90 दिन की नहीं हुई या 80 दिन की नहीं हुई तो पत्ते नहीं काट रहे। पत्ते आपको किसी भी हालत में, हम लोग तो कहते हैं 10 जनवरी, लेकिन 10 जनवरी को यदि आप नहीं काट पा रहे हैं तो 20 जनवरी तक अवश्य काट लें। प्लस अपने कोल्ड स्टोरेज वालों से संपर्क कर लें कि वो खुले हैं, नहीं खुले हैं तो थोड़ा भाई जल्दी खुलवा लें। लेकिन 20 जनवरी तक आप अपने पत्ते अवश्य काट दें, क्योंकि 20 जनवरी को आपको पत्ते भी काटने हैं। तो इसलिए आपको टाइमली बुवाई मीन 20 अक्टूबर के आसपास उसकी बुवाई करनी भी आपको आवश्यक है। चाहे पत्ते हम क्यों काटते हैं 20 जनवरी को, क्योंकि हमको कंट्रोल करना होता है माहू का। माहू का क्या, वायरस का। क्योंकि सीड प्रोडक्शन की सारी टेक्निक वायरस मैनेजमेंट के इर्द गिर्द ही घूमती हैं कि हमारे बीज में, हमारी फसल में वायरस ना आए। और वायरस फैलाता है हमारा माहू कीड़ा। तो माहू कीड़ा का हमको कंट्रोल करना है। माहू की कीड़ा कंट्रोल करने के लिए दो ही चीज़ें, कि या तो हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें या फिर हम उसके जल्दी पत्ते काट दें। फिर हम दोनों ही काम करते हैं। बीज की फसल पे हम इंसेक्टिसाइड के स्प्रे भी करते हैं। इंसेक्टिसाइड में हमारे दो ही इंसेक्टिसाइड है, पहला इमीडाक्लोप्रिड और दूसरा थायामेथाक्सम। इमीडाक्लोप्रिड 10 लीटर पानी में 5 ml और इसी तरह से थायामेथाक्सम 10 लीटर पानी में 5 ग्राम की मात्रा को मिला के हम अल्टरनेट स्प्रे करते हैं। और ये स्प्रे जैसे ही आपकी पहली फसल उग के आए जैसे ही आपकी, तो 20-25 दिन बाद आप पहला स्प्रे मार दें, फिर इंसेक्टिसाइड के स्प्रे बंद कर दें। उसके बाद 20 दिसंबर के बाद जब तक आप पत्ते नहीं काट रहे हैं
तब तक आप अल्टरनेट स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड के। पहला स्प्रे इमीडा का, दूसरा थायोमेथाक्साम का। इससे आपका अच्छा। एक बात मैं किसान भाइयों से और कहना चाहूँगा कि यदि आप आलू के बड़े किसान हैं, बड़े काश्तकार हैं, तो बीज की फसल और आलू की फसल को आप अलग उगाइए। आप मिक्स मत करिए। यदि आप 50 बीघे में आलू उगाते हैं तो 5-7 बीघे में आप बीज की फसल उगाइए, बाकी में आप सब्जी क्या उगाइए। ये मत करिए कि आपने एक ही फसल उगा ली, छोटा छोटा या आपका गुल्ला साइज तो हमने रख दिया बीज में, बाकी हमने बेच दिया सब्जी में। ये गलत है। बीज की फसल उगाने में आलू कंद का प्रयोग, जो बीज का प्रयोग है, वो साबुत आलू का ही करना चाहिए। काट के आलू ना लगाएं। अगर आलू बड़ा बड़ा उग रहा है आपका तो उसको दूर दूर लगा दें। हम नॉर्मल आलू जनरली 8 इंची पे लगाते हैं, लेकिन अगर आलू का साइज बड़ा है उसको 10 इंची पे लगा दो, जो है पौधे से पौधे की दूरी, या उसको 12 इंची तक भी ले जा सकते हैं अगर आलू बड़ा है। लेकिन काट के ना लगाएं, टाइमली लगाएं। फिर आता है आपका फर्टिलाइजर डोज। तो बीज की फसल में फर्टिलाइजर हम थोड़ा सा कम देते हैं। स्पेशली कम कौन सा देते हैं हम लोग? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन होता क्या है कि आपने नाइट्रोजन डाल दी ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपकी फसल में वायरस होगा, लेकिन आपको वायरस आँखों से दिखाई नहीं दे पाएगा और आपकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो हम लोग बीज की फसल में जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप जो है 150 से 175 किलोग्राम, ये नाइट्रोजन है, यूरिया नहीं। बीज की फसल में, बीज की आलू की फसल में 150 से 175 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 80 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और 100 से 120 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टेयर दें। इससे ज़्यादा ना दें। एक होता है कि बीज, ये फर्टिलाइजर की मात्रा, एक होता है संतुलित मात्रा। तो सबसे पहली बात तो आप में उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम देनी है, दूसरा संतुलित देनी है। संतुलित मात्रा का मतलब NPK का संतुलन हमें बनाए रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। तो देखिए इसमें हमें करना क्या होगा। यदि आप, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया हमारा फॉर्मूला बैठता है कि इसमें हम DAP प्लस यूरिया प्लस MOP, ये चीज़ हम दें बुवाई के टाइम पे। तो बुवाई के टाइम पे करीब करीब हमारी आती है 175 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर है ये, कि 175 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर डालें। यूरिया हमारी आ जाती है 95 से 125, क्योंकि हम जो नाइट्रोजन डालते हैं वो 150 से 175 किलो प्रति हेक्टेयर। तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमको यूरिया देनी होगी 95 किलो से 125 किलो प्रति हेक्टेयर। और MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, हमको देना होगा 175 किलो से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्योंकि ये हम देते हैं 100 से 120 किलो। जो हमारी बड़ी बड़ी आलू बनाने वाली वैरायटी हैं, जैसे आपकी कुफरी मोहन हो गई, गंगा हो गई, इसमें आप 150 किलो प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा नाइट्रोजन ना डालें। बाहर में हम ज़रूर जा सकते हैं 150 से 175 तक, लेकिन ये मोहन वगैरह में अगर हमने 175 किलो नाइट्रोजन डाल दी तो हमारा आलू का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा ये है कि बीज की फसल के पत्ते हम थोड़े से जल्दी काट देते हैं, तो उसे पूरा ड्यूरेशन नहीं मिल पाता। जब पूरा ड्यूरेशन नहीं मिलेगा क्रॉप को, तो उस फर्टिलाइजर की हमको आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप डाल देंगे पूरा फर्टिलाइजर या सब्जी वाली फसल के बराबर फर्टिलाइजर, तो आपका फर्टिलाइजर डालना बेकार है। ट्यूबर साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, क्वालिटी आपकी नीचे हो जाएगी, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन डालने से आपके खेत फसल में वायरस तो होगा, लेकिन वो लक्षण प्रकट नहीं कर पाएगा। आपकी आंखों से वायरस दिखाई नहीं देगा, तो आपकी सीड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। अच्छा, एक बात मैं और किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप बीज की फसल हो या कोई भी NPK के अलावा और कोई तत्व ना डालें, क्योंकि बाज़ार में कोई कहता है जी बोरोन डाल दो। बोरोन से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपका फटने से नहीं रुकेगा। बोरोन से बीज फटता है या आलू कंद फटता है सर्दी की वजह से, और वो भी सिर्फ एक चिप्सोना 3 में शिकायत आती है फटने की, और किसी में नहीं आती। तो आप ना बोरोन डालें, ना सल्फ़र डालें, ना जिंक डालें। ये सब बहकाते हैं कि जिंक डालने से आपकी उपज बढ़ जाएगी, कोई कहता है सल्फ़र डालने से, या सल्फ़र डालने से उपज बढ़ती है सरसों की, तेल वाली फसलों की, आलू की नहीं। आलू में आप अगर सिर्फ NPK डाल लेते हैं तो वो बहुत है, पर उसे संतुलित मात्रा में डालें, पूरी मात्रा में डालें और संतुलित मात्रा में डालें। फर्टिलाइजर के बाद आपका आ जाता है सबसे ज़्यादा कीट नियंत्रण। पहले भी मैंने कहा कि वायरस अगर आपको कंट्रोल करना है तो वायरस कंट्रोल के साथ करने के लिए आपको वेक्टर कंट्रोल करना होगा।
ये 2 वेक्टर होते हैं आलू की फसल में जो कि वायरस को फैलाते हैं। पहला है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी आती है जनरली अक्टूबर और नवंबर, 15 नवंबर तक रहती है। फिर 20 दिसंबर से आ जाता है आपका एफिड। तो उन दोनों के ही कंट्रोल के लिए हमारे पास 2 ही केमिकल हैं, थायोमेथाक्साम और इमीडा। तो उसके स्प्रे मारते रहें। बीड जो आपके खरपतवार होते हैं उनका बढ़िया तरीके से नियंत्रण करें, क्योंकि खरपतवार भी हमारी फसल में वायरस फैलाते हैं। ये होस्ट प्लांट बोलते हैं हम उसको, कि इसमें वायरस छिप जाता है हमारे बीड्स में। तो बीड कंट्रोल के लिए एक दवाई आती है मेट्रीब्यूजिन, उसका स्प्रे कर दें आप फसल उगने से पहले। उसके बाद में आपकी आती है इंसेक्टिसाइड का, आपने बता ही दिया आपको फसल सुरक्षा के लिए, वेक्टर कंट्रोल के लिए। अगर लेट ब्लाइट का आपको कंट्रोल करना है तो जैसे ही फसल आपकी 40-45 दिन की हो तो पहला स्प्रे आप लगा दीजिए डाइथेन M45 या इंडोफिल M45 का। उसके बाद स्प्रे होने चाहिए नीड बेस्ड। तो नीड बेस्ड स्प्रे में यदि कहीं ब्लाइट आ रही है या मौसम ख़राब हो रहा है तो आप एक साइमोक्सानिल बेस्ड फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, उसमें करजेट एमजेट का कर दीजिए, या एक जेम्प्रो आ रही है दवाई उसका स्प्रे कर दीजिए। लेकिन ये है नीड बेस्ड। पर हाँ, उसमें आप पत्ते ज़रूर टाइम से काट दीजिए, क्योंकि पत्ते अगर आपने टाइम से नहीं काटे तो इसका मतलब है कि आप अपने फसल की क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं। और जो आपकी एक सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है बीज की फसल में, जो सब्जी की फसल में ज़रूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं रोगिंग। रोगिंग क्या होती है? रोगिंग में ऑफ टाइप मीन किसी दूसरी प्रजाति के पौधों को प्लस बीमार पौधों को, जिसमें विषाणु रोग दिखाई दे रहा है, जिसमें मुझे दिखाई दे रही है, उसको आलू के सहित, कंद के सहित आपको उखाड़ना है और उखाड़ के उसको कहीं बाहर, खेत के बाहर गड्ढा खोद के उसको गाड़ देना है। जितनी बढ़िया रोगिंग होगी उतनी बढ़िया आपकी बीज की फसल तैयार होगी। हम जनरली कहते हैं कि जी रोगिंग 3 बार करो। पहली रोगिंग जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, दूसरी रोगिंग जब आपकी फसल 55 से 60 दिन की हो जाए, और तीसरी रोगिंग पत्ते काटने से पहले हो जाए। जितनी बढ़िया रोगिंग हो गई, जितने इंसेक्टिसाइड के आपने स्प्रे बढ़िया कर लिए, टाइमली पत्ते काट दिए, ये आपका जो है रामबाण है सीड प्रोडक्शन के लिए। एक मैं थोड़ी सी बात और बताना चाहूँगा कि आपने मान लीजिए पत्ते काट दिए, पत्ते काटने के 15 या 20 दिन बाद आप खुदाई करेंगे तो उसमें क्या एक रीग्रोथ हो जाती है। रीग्रोथ मीन फिर से वो पौधे उगाते हैं। तो फिर से उगे हुए पौधों को काटना या फिर से उनको उखाड़ना, उनके पत्तों को उखाड़ के फेंकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि टाइम पे पत्ते काटना। अच्छा, एक बात मैं किसान भाइयों से और कहूँगा कि जो एफिड वायरस लेके आएगा इस सीजन में, इस पीढ़ी में, उसका इफ़ेक्ट इस पीढ़ी में दिखाई नहीं देगा। उसका जो प्रभाव है या वायरस के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, वायरस की बीमारियां हैं, वो अगली पीढ़ी में आपको दिखाई देंगी। पहली पीढ़ी में एफिड आपका माहू कीड़ा कहीं दूसरी फसल से या बीमार पौधे से वायरस लेके आया, उसने स्वस्थ पौधे में उस वायरस को इंजेक्ट कर दिया। अब वो वायरस पहले नीचे जाएगा और जो आलू बन रहे हैं आपके, उस आलू में चला जाएगा वो वायरस। जब उस आलू को आप अगले साल बोएंगे खेत में, तब उसमें से वायरस निकल के आएगा या वायरस के लक्षण दिखाई देंगे। हो सकता है एक अगर वायरस का कंसंट्रेशन कम रह गया या किसी तरह से नहीं हो पाए तो वो लक्षण हो सकता है पहली पीढ़ी में भी ना आए, फिर वो दूसरी पीढ़ी में आएंगे। तो आप सीड प्रोडक्शन में यही 4-5 क्रियाएं मुख्य हैं। टाइमली प्लांटिंग, लो डोज ऑफ फर्टिलाइजर, स्पेशली लो डोज ऑफ नाइट्रोजन, टाइमली पत्ते काटना, इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करना, रीग्रोथ चेक करना। अगर आप इतना कर लेते हैं, रोगिंग करना, तो आपका बीज बहुत अच्छा बनेगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए, इस तरह के आपको एपिसोड और भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।